हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम 17 नवंबर 2019 को एचटेट टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में जैसे आपको पता है कि 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए हम सॉल्व करते हैं उन 15 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। सही प्रेपोजिशन को चूज करें। सेंटेंस रीड कर देता हूँ मैं। I had not slept or eaten anything properly dash 2 days। इस सेंटेंस की सबसे पहले मैं हिंदी कर देता हूँ आपके लिए कि 2 दिनों से मैं ना तो सोया हूँ और ना ही मैंने सही तरीके से कुछ खाया है। अब देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन 1 है सिंस, ऑप्शन 2 फ्रॉम, ऑप्शन 3 इन, ऑप्शन 4 फॉर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है ऑप्शन 4, जिसमें लिखा हुआ है फॉर। तो फॉर प्रीपोजिशन जो है वो हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन है। रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात है। 2 डेज जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में आता है, यानी 2 दिनों से। तो पीरियड ऑफ टाइम की जब भी बात हो तो प्रीपोजिशन फॉर का यूज होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नाउ आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें जो है ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। सेंटेंस देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। डैश डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन। अब यहाँ पर हमें जो है करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस सेंटेंस की हिंदी कर देता हूँ कि कुकिंग के अतिरिक्त, यानी खाना पकाने के अतिरिक्त, आई लुक आफ्टर द गार्डन, मैं बगीचे की देखभाल भी करता हूँ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुकिंग के अतिरिक्त, के अलावा मैं और क्या करता हूँ, बगीचे की देखभाल करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, के अतिरिक्त और के अलावा की बात हो तो उसका मीनिंग होता है बिसाइड्स, BESIDES, जो हम ऑप्शन 3 में देखते हैं। और बाकी जो हमारे ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में बिसाइड, ऑप्शन 2 में हावेवर और ऑप्शन 4 देयरफॉर, ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। कुकिंग के अतिरिक्त और कुकिंग के अलावा मैं बगीचे की भी देखभाल करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिसाइड्स करेक्ट आंसर है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। हमें वर्ड दिया हुआ है गैलेंट। गैलेंट का हमें करेक्ट सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं समानार्थक शब्द। तो गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, वीर, साहसी। आइए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वैलिएंट, सेकंड इम्पोलाइट, थर्ड रूड और फोर्थ फियरफुल। तो स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद जो हमारा सही ऑप्शन है वो है वैलिएंट, जिसका मतलब भी होता है बहादुर, वीर, साहसी। क्योंकि हमारे को सिनोनिम फाइंड आउट करने के लिए कहा था, सिमिलर मीनिंग हमें फाइंड आउट करना था। तो गैलेंट का सिमिलर मीनिंग होता है वैलिएंट, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक वर्ड अंडरलाइंड है, उसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है कि उस अंडरलाइंड वर्ड का सही मीनिंग कौन से ऑप्शन में है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस, आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन। हमारे माता पिता ने हमें पाला है, बड़ा किया है, ताकि हम अच्छे नागरिक बन सकें। तो अब देखें ऑप्शन। फर्स्ट है ब्रॉट अप, सेकंड है ब्रॉट बाय, थर्ड है ब्रॉट आउट और फोर्थ है ब्रॉट डाउन। तो जो सही यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है स्टूडेंट्स वो है ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, बड़ा करना, और यही सब करेक्ट ऑप्शन है जो कि रेज्ड का सही मीनिंग हमें बताता है। तो रेज्ड जो अंडरलाइंड वर्ड है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ब्रॉट अप, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सी द नेक्स्ट सेंटेंस। चूज़ द करेक्ट डिटरमिनर। हमसे कहा गया है कि हमें करेक्ट डिटरमिनर को फाइंड आउट करना है। हमारा सेंटेंस है डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आइए देखते हैं ऑप्शन। द लिटल, फिर लिटल, उसके बाद ए लिटल और फिर द फ्यू। चारों ऑप्शंस हमने रीड आउट कर लिए। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रोवर्ब है
और इस प्रोवर्ब को हम पढ़ते हैं बार बार कि ए लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। यानी अगर हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान होगा तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। जैसे जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती और वो पर्सन का गलत इलाज कर सकते हैं, तो उनके लिए ये प्रोवर्ब जो है सही फिट बैठता है कि अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो ए लिटल ऑप्शन 3 में है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें हमारा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें यहाँ पर वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है, यानी सही फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। देखें सेंटेंस को, डिड यू नॉट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस, कि क्या आप वर्ल्ड एटलस के बारे में नहीं जानते। ये हमारा सेंटेंस है। अब ऑप्शंस में हमें वर्ब की फॉर्म दी हुई हैं, उनको भी रीड आउट कर लेते हैं। न्यू, नॉन, नो और नोज। न्यू जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो नोज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पे हमने एस लगा रखा है। तो अब मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि जब भी डिड के बाद नॉट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव है और ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। इंटरोगेटिव नेगेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और डिड के बाद यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। और डिड हो या डिड नॉट हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ऑप्शन 3 जो नो है वो हमारा सही आंसर है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर जो यूज होगी वो होगी नो। तो ऑप्शन 3 नो इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका सही पैसिव कंस्ट्रक्शन का चुनाव करना है। आइए सेंटेंस देखते हैं। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। हमने जयपुर का चिड़ियाघर देखा पिछले संडे को। अब यहाँ पर करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन चूज करना है। पहले मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है जू ऑफ जयपुर वर विजिटेड बाय अस ऑन लास्ट संडे। ऑप्शन 2 ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय अस। ऑप्शन 3 वी वर विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। ऑप्शन 4 जू ऑफ जयपुर वाज बीइंग विजिटेड ऑन संडे लास्ट बाय अस। ये थे हमारे ऑप्शंस। अब वापस बढ़ते हैं फिर सेंटेंस की तरफ। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस में है। तो आप देख रहे हैं विजिटेड, विजिटेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो जब हम उसको पैसिव करते हैं तो उसकी ट्रिक क्या है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाई आता है और जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो अब जब हम देखते हैं कि वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे, पिछले रविवार को हमने जयपुर के जू को विजिट किया, तो इसमें जब हम ऑप्शंस भी देखते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर वाज विजिटेड या वर विजिटेड आएगा। तो लेकिन करेक्ट सेंस देखनी होती है सेंटेंस की। तो सेंटेंस जैसे स्टार्ट होगा ऑन लास्ट संडे से, उसके बाद जो द जू ऑफ जयपुर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर, जू ऑफ जयपुर क्योंकि सिंगुलर है उसके लिए हम लगा देंगे वाज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड, उसके बाद मैंने बताया था बाई, और फिर वी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वी का अस हो जाता है। तो ये चीज़ें मिलती हैं ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वाज विजिटेड बाय अस हमसे करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन चूज करने के लिए कही थी। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हमारा करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 53, कुकिंग इज हिज हॉबी। कुकिंग इज हिज हॉबी।
जो खाना पकाना जो है वो उसका शौक़ है। ये सेंटेंस की हिंदी है। द अंडरलाइंड वर्ड इज़ यूज्ड एज ए, अंडरलाइंड वर्ड यहाँ पर कुकिंग है, उसका प्रयोग किस रूप में हुआ है? ऑप्शन 1 वर्ब, ऑप्शन 2 जीरंट, ऑप्शन 3 पार्टिसिपल, ऑप्शन 4 इन्फिनेटिव। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हो तो वो जीरंट होता है। वो क्या होता है? जीरंट। अब जीरंट यहाँ पर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कुकिंग का यूज हुआ है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कुकिंग का यूज हुआ है और कुकिंग यहाँ पर वर्बल नाउन भी है। कुकिंग यहाँ पर वर्बल नाउन भी है और वर्ब का सब्जेक्ट भी है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो वो जीरंट होता है और जीरंट में स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन 2 जीरंट करेक्ट है। द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज्ड एज ए जीरंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पर हमारे को एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जो करेक्टली स्पेल्ड हो। तो इससे आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आइडिया तो हो ही जाता है, जब हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो कमिटेड 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 कमिटेड, तो आपको पता लग गया कि वर्ड कमिटेड है और कमिटेड की करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स कमिटेड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है COMMITTED और ये स्पेलिंग हमें मिलती है ऑप्शन 2 में। तो हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन को चूज करके। सेंटेंस देखते हैं। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 वाज, ऑप्शन 2 वर्ब, ऑप्शन 3 वाज बीइंग और ऑप्शन 4 वर्ब बीइंग। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस जो है ना थोड़ा टिपिकल है। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस है। तो हमें क्या करना है कि जो प्रॉपर जो वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए तभी हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। तो आंसर बताने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हेडमास्टर है और सेक्रेटरी हैं वो 2 सब्जेक्ट हैं, वो एक नहीं है कि जो हेडमास्टर है वो सेक्रेटरी भी है। ऐसा नहीं है। हेडमास्टर यहाँ पर अलग पर्सन है और सेक्रेटरी यहाँ पर अलग पर्सन है। इसका पता कैसे लगा हमें? इसका पता स्टूडेंट्स तब लगता है जब दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल द लगा हुआ है। आप देखेंगे हेडमास्टर से पहले भी द है और सेक्रेटरी से पहले भी द है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो 2 सब्जेक्ट हैं। 2 सब्जेक्ट हों तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब का यूज होगा और प्लूरल वर्ब ऑप्शन 2 में है वर। तो ये जो वर है ऑप्शन 2 में ये हमारा करेक्ट आंसर है। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। सो और ऑप्शन 2 वर इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। हमें यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, हमें उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए सेंटेंस, द टीचर सेड टू हरी वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। टीचर ने हरी से कहा कि तुमने कल अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया। तो आप देखेंगे कि जो बात रिपोर्टेड स्पीच में कही जाती है वो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, इसलिए ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस किस टाइप का है। तो स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होती है। और सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो द टीचर आस्क्ड हरी हो जाएगा और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम उसी क्वेश्चन वर्ड से ज्वाइन करेंगे तो वाई का वाई रहेगा। तो द टीचर आस्क्ड हरी वाई। उसके बाद जो यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हरी है
जो कि थर्ड पर्सन में है, इसलिए यहाँ पर ही हो जाएगा। जब हम रिपोर्टिंग स्पीच को जो है चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। तो द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही, और फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस में कि डिड यू नॉट है, तो वो कैसे चेंज होगा, डिड यू नॉट डू कैसे चेंज होगा, वो हो जाएगा ही हैड नॉट डन में। वो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट डन, क्योंकि मैंने बताया यू और हरी से ही हो गया। उसके बाद क्योंकि ये सेंटेंस जो था वो पास्ट इंडेफिनिट में था, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और नॉट को हम बीच में लेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म के बीच में। तो द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट डन, अब योर को फिर हरी से चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा। तो फिर होमवर्क और यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं ये ऑप्शन 2 में मिलती हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। जो वर्ड हमें नीचे दिया हुआ है उसका करेक्ट एंटोनिम फाइंड आउट करना है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द। तो बैंकरप्ट दिया हुआ है, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। इसका हम अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं ऑप्शंस को। पहला है ऑप्शन है पेनीलेस, सेकंड है इनसॉल्वेंट, थर्ड है रूइंड और फोर्थ है सॉल्वेंट। तो पेनीलेस का मतलब होता है पैसे रहित, मतलब एक भी पैसा ना होना। इनसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया होता है। तो स्टूडेंट्स बैंकरप्ट का मतलब ये दिवालिया है, तो ये तो सिमिलर मीनिंग हो गया, हमें फाइंड आउट करना है एंटोनिम। और रूइंड का मतलब बर्बाद हुआ, और सॉल्वेंट का मतलब होता है जो कि रिच हो, यानी दिवालिया ना हो, अमीर हो। तो सीधी सी बात है कि बैंकरप्ट का एंटोनिम होगा सॉल्वेंट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। हमें ब्लैंक को फिल करना है एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन के साथ में। आई पेड द बिल डैश कैश। मैंने जो है बिल पे किया, किस में पे किया, कैश में, नकद पे किया। प्रीपोजिशन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में है इन, और ऑप्शन 2 में एट, ऑप्शन 3 में फॉर, और ऑप्शन 4 में विद। तो स्टूडेंट्स चारों प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद में जो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन जो हमें दिखाई दे रहा है कि वो है इन। ऑप्शन 1 में इन दिया हुआ है, वो करेक्ट प्रीपोजिशन है। सेंटेंस हो जाएगा आई पेड द बिल इन कैश। जब आप हिंदी भी करते हैं तो आपको क्लियर पता लग जाता है कि यहाँ पे इन आएगा कि मैंने बिल को जो है कैश में पे किया, तो इन जो है वो हमारा सही आंसर है। स्टूडेंट्स देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट मॉडल। सही मॉडल को चुनें। आपने मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में सुना होगा, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल्स हैं हमारे। तो सही मॉडल का चुनाव करना है। पहले देखते हैं सेंटेंस को। सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर्स। कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से स्की कर सकते हैं। स्की एक विंटर स्पोर्ट्स है जिसको हम स्कीइंग भी कहते हैं। तो कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर स्की कर सकते हैं। तो ये आपको पता लग जाएगा इस सेंटेंस से कि कौन सा मॉडल यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इसकी हिंदी बता दी है। फिर भी एक बार ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है मस्ट, ऑप्शन 2 कैन, ऑप्शन 3 कुड और ऑप्शन 4 शुड। तो क्योंकि कुछ लोगों में दूसरों से बेहतर स्की करने की योग्यता है, बात आ रही है योग्यता की, तो योग्यता की जब भी बात आए स्टूडेंट्स तो मॉडल कैन का यूज होगा। कि जैसे आपको सेंटेंस में एक बार फिर बता देता हूँ कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर स्की कर सकते हैं, यानी उनमें एबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात है, एबिलिटी की बात हो तो मॉडल कैन का प्रयोग होता है। तो करेक्ट मॉडल हमारा ऑप्शन 2 कैन है। सी द लास्ट क्वेश्चन नाउ, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके लिए हमें करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है।
तो ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है। सेंटेंस है अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, एक व्यक्ति जो आदतों में वुमेनिश है, यानी उसमें थोड़ी सी वुमेन की क्वालिटीज़ हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 आर्सनिस्ट, ऑप्शन 2 एपिक्योर, ऑप्शन 3 एफेमिनेट, ऑप्शन 4 फेल्टी। तो स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर है इसका वो है एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब भी यही होता है अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। तो यहाँ पर हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 एफेमिनेट। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। आज हमने HTET TGT लेवल का इंग्लिश का जो पोर्शन सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद SK सर को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।